नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ और अब बाकी है 23 तारीख का, 23 और 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च के वोट। अब तक हुए चुनावों के बाद तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति को और कसा है और अब बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर, माइक्रो लेवल पे नई प्लानिंग भी हो रही है। ताबड़तोड़ रैलियां हैं, आक्रामक प्रचार की प्लानिंग है। कहा जा रहा है कि तीसरे चरण के चुनाव में जो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई थी वो कामयाब नहीं हो पाया और ज़्यादातर जगहों पर स्थानीय मुद्दों पे ही वोटिंग हुई है। स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी होते दिखाई दिए हैं और शायद इसलिए कोई भी नेता अपनी हार जीत को लेकर ठोस दावे करने की स्थिति में नहीं नजर आ रहा है। ना ही कोई पार्टी ये दावा कर पा रही है कि वो स्वीप कर रही हैं या उनकी लहर है। साथ साथ पंजाब ने भी आज वोट डाल दिए हैं। क्या आप यहां कमाल कर पाएगी? जैसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की यहां पे हवा है और आम आदमी पार्टी स्वीप कर लेगी, लेकिन साथ साथ सीएम चन्नी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। बीजेपी की यहाँ क्या स्थिति है? क्या वो कोई गठबंधन करेगी? तो हम लोग में चर्चा चुनाव पर। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बता दें कि हमारे साथ संजय कुमार हैं जो पूर्व डायरेक्टर हैं सीएसडीएस के। हमारे साथ मंजीत राय हैं, बीजेपी के नेता, और अलका लांबा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। हम अगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात से शुरू करें तो मैं आपसे समझना चाहती हूं संजय जी के जो अब तीसरे दौर की वोटिंग हो रही है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश थी, वो मुद्दे जो है लगता है हावी नहीं हुए हैं और स्थानीय मुद्दे जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जो ग्राउंड पर हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहे और शायद कोई इसलिए दावा नहीं कर पा रहा है कि किसकी कौन सी पार्टी स्वीप करेगी। तो ये इलाका यादवों का गढ़ भी बताया जा रहा था। बावजूद इसके इसमें अखिलेश यादव की सीट भी है, लेकिन उनके खिलाफ एसपी सिंह बघेल हैं। तो क्या आपको लग रहा है, अब पहले दो में तो कहा गया कि बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ है, इस तीसरे दौर में जो पहले से ही यादवों का गढ़ था, उसमें क्या लगता है आपको? देखिए नगमा, आपने धार्मिक ध्रुवीकरण की बात की और कहा कि आज जिन इलाकों में वोट पड़े वहां धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चला। इसकी वजह बहुत साफ है। शायद बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण की उतनी कोशिश भी नहीं की इन इलाकों में, खासकर जहां 59 विधानसभा क्षेत्रों में जहां वोट पड़े। इन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद कुल मिलाकर 10% है। इस वजह से ये पार्टी को सूट नहीं करता कि अगर आप धार्मिक ध्रुवीकरण करें, उससे आपको कोई इलेक्टोरल गेन्स दिखाई नहीं पड़ता। इस वजह से उसकी गूंज सुनाई नहीं पड़ी। ये जरूर है कि इन 59 सीटों पर कई जगहों पर लोकल मुद्दों पर वोट पड़े होंगे, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है इस इलाके में अगर एक बड़ा नैरेटिव, अगर बड़ा एक मुद्दा चल रहा था, वो शायद जो लोअर ओबीसी, गैर यादव ओबीसी की बीजेपी सरकार में अनदेखी हुई, अपेक्षा हुई, उसको भुनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है। बीजेपी ने बार बार इस बात की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लेके वो सामने आए। बीजेपी के लिए ये जरूरी है कि अगर उन्हें चुनाव में अच्छा करना तो एक लार्जर नैरेटिव, एक बड़ा नैरेटिव लेके आए, जिससे ये जो गठबंधन के आधार पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है उसको पाट सके। तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे का सहारा लिया है बीजेपी ने। अब देखने की बात है कि इसका किसको कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। जी, इसके बाद भी जो अलग अलग मुद्दे तो हावी हुए, पर इसके बाद जो और इलाकों में चुनाव है वहाँ पे भी ये मुद्दा, जैसे कि आतंकवाद का मुद्दा, माफिया का मुद्दा, ये काफ़ी हावी रहेगा। कोशिश है इन्हीं मुद्दों से घेरने के लिए, चाहे वो मुख्तार अंसारी पर एक्शन की बात हो, प्रयागराज के आसपास जो माफिया राज रहा उसकी बात हो। तो आगे की जो रणनीति है बीजेपी की, वो इन्हीं मुद्दों पर शायद आप फोकस करेगी। मुझे लगता है बिल्कुल नगमा, आप ठीक कह रही हैं। ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, ये मुद्दा चुनाव, जो पहले चरण में चुनाव हुए वहां से शुरुआत हुई इसकी। पहले चरण के चुनाव जहां हुए वहां जाट बाहुल्य इलाका था, जाट मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा थी और जाटों के बीच में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बहुत साफ दिख रहा था। दूसरा जो चरण हुआ वहां पे मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, तकरीबन 37-38% मतदाता मुस्लिम समुदाय के थे। यहाँ पे भी बीजेपी ने एक तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर है उस मुद्दे का सहारा लिया और आने वाले चरणों में भी मुझे लगता है बीजेपी इस बात का प्रचार करते रहेगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार या बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी की जब सरकार रहती है तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर एक इशू बन जाता है। आम लोगों के जीवन में एक तरह से
मुश्किलें आती हैं अगर आप घर से निकलते हैं। इस बात का बार बार जिक्र होता है, औरतें सुरक्षित नहीं हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बार बार बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। आने वाले जो फेजेस है, अभी 4 फेज और बाकी है, इन मुद्दों पे इन चरणों में हमेशा इसकी गूंज मुझे लगता है सुनाई पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा नैरेटिव चाहिए। वो लॉ एंड ऑर्डर, आम जीवन की बात करें, या एक आजकल अभी एक आज जो सुनने को मिल रहा था आतंकवाद का मुद्दा, तो ये नैरेटिव मुझे लग रहा है आने वाले 4 चरणों में मुझे सुनाई पड़ेगा। और कुल मिला के लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है बीजेपी के लिए भी यहाँ पर, और उतना आसान या किसी जो है पार्टी की लहर ऐसे नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें तो वो भी कम हुआ है। अलका लांबा, जो तीसरे चरण का चुनाव है, यूपी की बात करें और मैं पंजाब पे आऊंगी इसके बाद, जो तीसरे चरण का चुनाव जहां जहां हुआ उसे आज जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, 2017 में यहाँ पे जब चुनाव हुआ तो बीजेपी 59 सीटों में से 49 सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सपा को यहाँ पर से 9 सीटें मिली थी और कांग्रेस 1 पर समट गई थी। बहुजन समाज पार्टी को कुछ भी नहीं मिला था। क्या बदला है इस बार कांग्रेस के लिए इन इलाकों में? क्या आप लोगों की को रिपोर्ट्स मिल रही हैं? देखिए, पिछली बार की और इस बार की तुलना करेंगे तो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में वहां हमारी जो संगठन क्षमता कमजोर थी उसे बहुत मजबूत किया गया। दूसरी बार जो महिलाएं थी उन्हें बिल्कुल हाशिए पे ले जाया गया था, उसको प्रियंका गांधी जी ने केंद्र में लाकर खड़ा किया और 40% महिलाओं को टिकट देकर महिलाओं के मुद्दे, चाहे हाथरस हो, उन्नाव रेप हो, इन सब मुद्दों को केंद्र में लाकर रखा। पिछली बार भाजपा की सरकार पहली बार बनी थी, डबल इंजन के नाम पर नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगा था कि हमारी केंद्र में सरकार है, यहाँ सरकार दीजिए। बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, महंगाई हो, सब मुद्दों पर लोगों ने भरोसा करके डबल इंजन की सरकार बनाई। अब डबल इंजन की सरकार धाराशाही होते हुए दिख रही है और वोट भाजपा को नहीं मिल रहा। स्वाभाविक है कि इसका लाभ दूसरी पार्टियों को साफ होते हुए दिख रहा है। और कांग्रेस, मैं कह रही हूँ, वोट प्रतिशत कहें, सीटों के मामले के बहुत बेहतर प्रदर्शन जो है वो यूपी में करते हुए इस बार दिख रही है। आपको लग रहा है कि ये बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रही है? और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की में इस समय जो स्थिति है, जिस तरह के बयान आए मुख्यमंत्री चन्नी के, उसके बाद से जो यूपी बिहार की बात आई और भैया बोलने वाली बात आई, उससे नाराजगी है न सिर्फ पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल के इलाकों में। उसका असर कांग्रेस को आपको लग रहा है कि इससे नुकसान होगा जरूर? मैं पंजाब में लगातार 1 महीने से अधिक समय मैंने पंजाब की जमीन पर बिताया है। पूरा मालवा, माझा, द्वाबा रीजन में मैं रही हूँ। अब लास्ट की सिर्फ मैं आप बता रही हूँ, चुनाव से 2 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा ने पूरी तरह से बेल यूं ही नहीं हुई, बेल इसी शर्त पे हुई थी कि भाजपा को जो है वो वोट डलवाएंगे और जो दिखे भी, जिसकी जिक्र मुख्यमंत्री चन्नी जी ने किया कि डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम की यूं ही बेल नहीं हुई, और अपील करते हुए। तो ये अब देखना होगा कि उनकी अपील या उनकी बेल का फायदा कितना किसको, बीजेपी को मिल रहा है। दूसरी बात आपसे मैं कह रही हूँ, खालिस्तान वाला मुद्दा डॉक्टर कुमार विश्वास ने जब मुद्दा उठाया तो अरविंद केजरीवाल जी से उम्मीद की जा रही थी वो आगे बढ़कर हाँ या ना में जवाब दें कि वो किसी के घर ठहरे, तो नहीं थे, या समर्थन लिया या एनआरआई से पैसा लिया। ये मुद्दा बिल्कुल रहा, इस पे भी वोट हुआ है। हिंदू पंजाबी खतरे में, ये जाति का कार्ड केजरीवाल जी ने अंत में खेला और कहा कि जब से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में सेध हुई है, हिंदू पंजाबी डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश की। पंजाब में कांग्रेस की जहां तक बात करेंगे, पूरी तरह से 5 साल के काम पर कांग्रेस और 111 दिनों के काम पर चरणजीत सिंह चन्नी जी ने अपनी जवाबदेही के प्रति लोगों में गए, उन्हें हमने चेहरा बनाया। कांग्रेस के अंदर जिस तरह की खींचता नजर आई, उसका कितना असर पड़ता है? फायदा होगा, नुकसान होगा? चरणजीत सिंह चन्नी क्या इसमें पार लगा पाएंगे कांग्रेस को? पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं राघव चड्ढा, प्रभारी हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के और लगातार लंबे समय से पंजाब देख रहे हैं आप। राघव, धन्यवाद आपका। आम आदमी पार्टी की लहर की बात एक तरह से हो रही थी, पर जब ये ऐसी चर्चा है, मुझे नहीं पता आम आदमी पार्टी की लहर है या लहर नहीं है, लेकिन इस तरह का जो कहते हैं कि एक नैरेटिव लगा और आज जो वोटर टर्नआउट है वो वैसा कुछ नहीं लगा जैसे लग रहा हो कि किसी भी पार्टी की कोई लहर है। तो इस वोटर टर्नआउट कम हुआ है, क्या लगता है आपको? कोई उत्साह ज्यादा लोगों में लगा नहीं? देखिए, पिछली बार 2017 के चुनाव में लगभग 77% वोटर्स ने, मतदाताओं ने बाहर निकलकर वोट डाला था। इस बार अभी तक का आखिरी आंकड़ा नहीं आया है। अभी भी कुछ जगहों पे जहां लंबी लाइनें हैं, मुझे बताया जा रहा है, सूचनाएं आ रही हैं लगातार कि शायद पोलिंग चल रही है। 64 के लगभग मानिए उसको। नहीं, वो ऐसा नहीं क्या कहा जा सकता। 64 के आसपास तो 5 बजे का फिगर था, तो आखिरी 1 घंटे में तो वैसे ही बहुत पोलिंग होती है।
मेरा अपना ये ठीक मानना है। है कि 75 के पार जाएगी पोलिंग, और 75 के पार पोलिंग किसी भी सूबे के लिए एक अच्छी पोलिंग मानी जाती है, एक जी। बेहतरीन परफॉर्मेंस कहें मतदाताओं की मानी जाती है। पंजाब वैसे भी वो सूबा है जहां पे बहुत सारे लोग विदेशों में हैं, बल्कि द्वाबा की जो हमारी बीच की बेल्ट पड़ती है उसमें से बहुत अगर ये सारे लोग जी। विदेशों में चले गए, जो ताल्लुक पंजाब से रखते हैं, सोचते पंजाब के बारे में, लेकिन शायद वोट डालने ना आ पाए हो। लेकिन हमारा अपना ये मानना है, 70 हो, 75 हो, 80 हो, जिसके भी आसपास हो, ये एक बदलाव का चुनाव था। वोट बदलाव पे पड़ा है, और एक सियासतदान हमेशा आकलन करता है पोलिंग स्टेशन के बाहर जो टेबल कुर्सी लगती है, उस पर कौन सी पार्टी के टेबल कुर्सी के बाहर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उससे मोटे मोटे तौर पर आकलन लगाने की कोशिश करी जाती है। कहीं ना तो कहीं आप लोगों नजर को रहा है कि क्या नजर अकाली आया, दल, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट, क्या आम आदमी पार्टी के टेबल के बाहर बहुत भीड़ थी, या जो बदलाव के लिए आप कह रहे हैं कि वोट पड़ रहा है, अगर ज्यादा परसेंटेज होता है तो आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस के खिलाफ वोट है? नहीं, ये ज्यादा ही है। 70 के पार करना परसेंटेज ज्यादा ही, एक तो पहली बात है मानी जाती है, और दूसरी बात यह है कि ग्राउंड पे लोगों का फीडबैक लीजिए। वोट डालने से पहले मतदाता से बातचीत, वोट डालने के बाद मतदाता से बातचीत, और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो टेबल कुर्सी टेंट लगाकर पार्टियां अपना एक बॉक्स सा क्रिएट करती हैं, उस पर जो वोटर्स का मूड होता है, वो मोटे मोटे तौर पर आपको जी। एक इंडिकेशन दे देता है कि किस ठीक है, किस लेकिन राघव दिशा एक में बात, पंजाब का मूड बह रहा है। ओके, पंजाब के मूड की आप बात करें कि एक बदलाव के लिए यहाँ पर वोट है, पर राघव इस चुनाव में कई तरह के नैरेटिव सामने आए, कई तरह के हमले हुए एक दूसरे पर, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी का बयान हो, भैये वाली बात उन्होंने यूपी बिहार के लोगों के लिए की, जिसको लेकर नाराजगी दिखी, पर दूसरी बड़ी बात कि केजरीवाल पर जिस तरह के हमले हुए और उन्हें अलगाववादियों से जोड़ा गया, ये अलगाववादियों से जोड़ना एक गंभीर आरोप है, और इसका असर आपको क्या लग रहा है? असर पड़ेगा, असर कोई नहीं पड़ेगा? ये एक गंभीर बात है, और इसका क्या असर पड़ता दिखाई दे रहा है? एक बड़ा फेमस पंजाबी गाना है जो अक्सर हम अपनी रैली में चलाते हैं, भगवंत मान साहब की रैलियों में तो खूब बजता है। उसका गाने का शीर्षक है, तेरे यार नू दबन नू फिरदे सी पर दबदा कित्थे आ। यानी कि इन सब लोगों ने हमें दबाने की, हम पे कीचड़ उछालने की बहुत कोशिशें करी, लेकिन हम डरे नहीं, हम डटे रहे, क्योंकि लोगों का साथ हमारे साथ था। हमें ये उम्मीद थी, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं, हमें ये पूरी उम्मीद थी कि आखिरी के 48 घंटों में, 72 घंटों में ये कोई ना कोई कीचड़ उछालने की कोशिश जरूर करेंगे। और आपने देखा कि ये सारी बेईमान ताकतें इकट्ठी हो गई, भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल, एक ही जबान में, एक ही शब्दावली का प्रयोग करते हुए इन्होंने हमले किए अरविंद केजरीवाल जी पर। एक ही दिन में चिट्ठी लिखते हैं चन्नी साहब, गृह मंत्री जी आधे घंटे में उसका जवाब दे देते हैं, 1 घंटे में मीडिया के पास पत्र आ जाता है। बड़ा ही स्पॉन्सर्ड कैंपेन आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए चलाया गया। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, तो जनता में क्या संदेश जा रहा है? अब क्या लोगों को अब समझा पाने में कामयाब हुए कि स्पॉन्सर्ड कैंपेन है, इसका असर तो पड़ता है वोटर्स पे? मैं बिल्कुल आपको अब तो चुनाव हो गया, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताता हूँ। 2017 में भी ये कैंपेन चलाया गया था, मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट तक कराया गया था चुनाव से 3-4 दिन पहले, माहौल बिगाड़ने का। उस ब्लास्ट का भी ठीकरा हम पे फोड़ने की कोशिश करी गई थी। आज तक उस बॉम्ब ब्लास्ट की ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना चार्जशीट फाइल हुई। ये चुनाव से पहले पंजाब में माहौल बिगाड़ने की कोशिशें होती हैं। पिछली बार हम शायद इनके प्रोपेगेंडे को संभालने में और उस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने में कमजोर रह गए थे, लेकिन इस बार हमने मुस्तैदी से किया। और इस बार लोग, सबसे बड़ी बात है, पंजाब की आवाम, जो जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, वो चौकन्ना थे। उनको पता था कि ये कीचड़ फेंकेंगे, हमें बदलाव के लिए वोट डालना है। अरविंद केजरीवाल आपको ये लग रहा है कि एक तरह से बदनाम करने का जो कैंपेन है, आपने कहा अभी कि पहले भी कोशिश की गई है, बदनाम करने की कोशिश की गई, कीचड़ उछालने की, तो क्या आपको लग रहा है कि कौन बदनाम कर रहा है? क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों आम आदमी पार्टी को घेरने में एकजुट है? मैं आज आपके चैनल पर एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं। एक चीज हिंदुस्तान की सियासत में हुई है जो आज से पहले कभी नहीं हुई, दशकों की सियासत में नहीं हुई, और वो है कांग्रेस और बीजेपी साथ आ गई। और ये साथ आई है सिर्फ एक शख्स के डर से, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के डर से ये लोग साथ आ गए हैं। आज वही शब्दावली, एक सिंक्रोनाइज्ड कैंपेन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की छवि को खराब करने के लिए इन लोगों ने पंजाब में चलाया। यहां तक कि पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भरी रैली में कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो, अगर बीजेपी को वोट नहीं देना तो भले कांग्रेस को दे दो,
लेकिन आम आदमी पार्टी को मत देना। ये साथ आ गए हैं क्योंकि इनकी सियासत की दुकानें बंद होने जा रही हैं। जैसे दिल्ली में एक बार दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया और अब हर चुनाव में हमें वोट देते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की दुकानें बंद हो गई। इन्हें डर है कहीं पंजाब में अगर एक बार ये लोग आ गए तो बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, इनका सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, इनकी सियासी जमीन खिसक जाएगी। ये केजरीवाल का डर है। दुकान बंद करवा दी है अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस की, यानी कि बहुमत का दावा है आपका? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पार्टी का सह प्रभारी होते हुए पंजाब में करीब करीब 1 साल से ऊपर हो गया। मैं यहाँ बहुत मजबूती से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। पूरी पार्टी कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। और मैं साफ आपको कहना चाहता हूँ, आज का जो मूड है, वोटर्स का जो मूड है, जो रुझान है, वो तो यही दिखा रहा है कि बदलाव का चुनाव है और क्लियर मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। परमात्मा सुख रखे, भगवान का आशीर्वाद हुआ तो जरूर हमारी क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी। और अगर बहुमत नहीं आता है तो किसका साथ लेगी आम आदमी पार्टी? कांग्रेस नहीं आ रहा है। ये बड़ा ही एक फैसिनेटिंग सा आर्ग्यूमेंट आजकल पंजाब में चल रहा है कि क्योंकि 5 बड़े राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल, फार्मर्स की अपनी पार्टी है, कई लोग लड़ रहे हैं, तो एक 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया है, जिसकी वजह से शायद इस चुनाव में हंग हाउस आएगा, स्प्लिट वर्डिक्ट आएगा। मैं आपको बता दूं कि वास्तविकता ये है, ग्राउंड रियलिटी पे सिचुएशन ये है कि ज्यादातर सीटों पे आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस रहा और कुछ सीटों पे आम आदमी पार्टी बनाम अकाली दल रहा। बाकी पार्टियां मैदान में ही नहीं है। तो हंग हाउस आने का, हंग वर्डिक्ट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर वर्डिक्ट आने का सवाल नहीं है। लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि बताया जा रहा है, ऐसी खबरें आई, लोग जान रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को समर्थन दिया। बीजेपी को डेरा का समर्थन अगर होता है, उसका बड़ा असर पड़ सकता है। देखिए, मैं ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मतदाता अपने हिसाब से वोट डालते हैं। अब लोग किसी के इन्फ्लुएंस में आकर किसी के कहने पे वोट नहीं डालते। लोगों ने, मेरा अपना मानना है, पंजाब में वोट दबाने से पहले वोट का बटन अपने बच्चों की शक्ल देखी होगी कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अपने बुजुर्ग माता पिता की शक्ल देखी होगी कि इनको अच्छा इलाज मिले, उस नाम पे वोट पड़ा होगा। मेरा अपना दिल कहता है कि लोग किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। मतदाता सारी पार्टियों के भाषण सुनते हैं, सारी पार्टियों के मतदाता जो है वो बदलाव और फिर इस अपना बार मन वोट दे रहा बनाते है हैं किसको वोट देता है। और उम्मीद है कि शिक्षा में अच्छा काम करेगी आम आदमी पार्टी और का। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करेगी। धन्यवाद आपका राघव चड्ढा, हमसे बात करने के लिए। आप राघव चड्ढा के वीडियो नहीं देख पाए, वीडियो शायद टेक्निकल वजहों से फ्रीज हुआ था, लेकिन आप राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी में पंजाब के सह प्रभारी हैं, उनसे बात कर रहे थे। दावा है राघव चड्ढा का कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की दुकान बंद होगी और आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बहुमत से बनने वाली है और साथ आ गई है बीजेपी और कांग्रेस आपको हराने के लिए। इस वक्त हम लोग में एक ब्रेक ले रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव की। हमारे साथ मंजीत राय हैं, बीजेपी नेता, अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस, और संजय कुमार, पूर्व डायरेक्टर CSDS। मंजीत राय जी, चीफ मिनिस्टर चन्नी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और अकाली दल मिले हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि डेरे की जो अपील हुई है उससे साफ है कि इन दोनों में कुछ साठगांठ है, ऐसा मुख्यमंत्री चन्नी ने आरोप लगाया है। सबसे पहले तो मैं राघव चड्ढा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि इतने % वोट पड़ गया और इतना पड़ने वाला है, और 2017 में भी ये ऐसे ही कह रहे थे कि देखिए 80 सीटें आने वाली हैं, इन्होंने अपने विभाग भी बांट लिए थे। तो ऐसे ही ये ख्याली पुलाव अब भी बना रहे हैं। तो ये दूसरी बात जो आपने कही है कि अकाली दल और ये लांछन लगाने का काम जो चन्नी एंड पार्टी कर रही है, वो तो ऐसे है, वो हमको छोड़ के गए हैं। और उस समय हमारे पार्लियामेंट में उन्होंने सहयोग दिया और उसके बाद वो पता नहीं किस प्रेशर के अंतर्गत हमें छोड़ के गए। तो उनके साथ हमारा लेना देना कोई नहीं है। हमने चुनाव लड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह और सरदार सुखदेव सिंह बदल जाती हैं राजनीति में जी, पोस्ट पोल बातें बदल जाती हैं। क्योंकि दूसरी जो डेरे की अपील, डेरे से जो अपील हुई है उसकी बात है, उस पर अगर डेरे से अपील होती है तो क्या उससे ये नहीं साबित होता कि कोई साठगांठ है? नगमा जी
डेरे की अपील पहले भी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों के हक में होती रही है, हम देखते रहे। तो इस बार पता नहीं, मेरे पास तो जानकारी नहीं है उन्होंने अलका, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, डेरे की अपील बीजेपी के पक्ष में? पहले भी अलका जी नगमा जी करते रहे, क्यों नहीं डेरे से अपील होती रहती है, लेकिन डेरे में अपील और चुनाव के बीच में बेल कब हुई है, वो भी उनकी जो बलात्कार और हत्या के दोषी करार दिए गए, उम्र कैद हुई, उनकी बेल होती है और फिर अपील होती हो। तो ये पंजाब के लोगों ने सोचकर अब फैसला कर दिया है। अब नगमा, चुनाव हो चुका है, वोट खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ जिन चीजों पर वोट हुआ होगा। जब यही राघव चड्ढा अब चले गए हैं, थोड़ा समय दे दीजिएगा नगमा जवाब देने के लिए। ये राघव चड्ढा रेते का, भ्रष्टाचार का मामला लेकर गवर्नर के घर पहुंचे, बहुत मीडिया में कवरेज मिला, लेकिन क्लीन चिट दी, उसी गवर्नर प्रशासन ने क्लीन चिट दी। और जब वोटिंग का लास्ट दिन था, यहाँ पर मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री की जो विधानसभा है पड़पड़गंज की, गीता रावत बकायदा सीबीआई द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाती है और अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का ढिंडोरा पीट रहे थे। दूसरी बात, जब पंजाब में नशे की बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के अंदर एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त में दुकानों पर पथराव होते हुए दिल्ली देख रही थी। तो ये वो अरविंद केजरीवाल है जो बात नशे की करते हैं वोट लेने के लिए पंजाब में, यहाँ पर एक बोतल के साथ एक और पथराव होता है। वहां भ्रष्टाचार की बात करते हैं, यहाँ इनकी नगर निगम पार्षद पकड़ी जाती है। यहाँ पर कहते हैं शांति चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक चाहिए, वहां जाकर हिंदू धर्म के नाम पर कि धार्मिक यात्राएं कराऊंगा, मैं आपको बस में बिठाकर यहां ले जाऊंगा, हिंदू जो है वो वोटर खतरे में, एक सेकंड नगमा, एक सेकंड, हिंदू वोटर खतरे में है ये बताते हैं। और जब खालिस्तान की बात आती है तो हिम्मत नहीं दिखाते कि आप ही के फाउंडर मेंबर कुमार विश्वास कवि है, तो भगवत मान क्या है, हास्य कवि है। कल को सरहद से जुड़ा पंजाब में कुछ चुनौती आएगी तो क्या अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि हमारे पास हल नहीं, क्योंकि भगवत मान हास्य कवि है, कुमार विश्वास जो भी है हास्य कवि है नहीं, आपके फाउंडर मेंबर है, सीनियर नेता है, गंभीर आरोप लगाए, आपको हाँ या ना कहना चाहिए था नहीं। तो नगमा, मेरा कहना है वोट इन मुद्दों हुआ है और वोट परसेंटेज जो कम हुआ है और आरोप लगा के गए राघव चड्ढा, ये भी वैसे तो क्योंकि मंजीत राय जी जो है वो हाँ में ला रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं और चर्चा इस पर करना चाहती हूँ पर समय हमारे पास इतना ही है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो एक हो गई आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल पे गंभीर आरोप लगे हैं, उसका कितना असर पड़ता है। पंजाब में तो चुनाव खत्म हो गए हैं, देखना होगा कि पंजाब ने क्या बदलाव के लिए वोट किया है या फिर सीएम चन्नी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद आपका। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम लोग में। तो पंजाब में आज सभी 117 सीटों पर वोटिंग हुई है और पंजाब में 6 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत था वो 64.3% था। पिछले चुनाव के मुकाबले ये वोटिंग प्रतिशत जो है कुछ कम ज़रूर रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोगों में उत्साह देखा गया, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा वोटिंग हुई है। और आज पंजाब का चुनाव ख़त्म हुआ, एक ही फेज़ में यहाँ पर पंजाब में चुनाव हुआ था। सभी 117 सीटों पर वोटिंग हुई है और यहाँ मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग हुई है जिसमें 59 सीटों के लिए वोट पड़े हैं और यहाँ पे 60% से ज़्यादा मतदान हुआ है इन 59 सीटों के लिए। 2017 की बात की जाए तो यूपी में तीसरे चरण में 62.4% वोटिंग हुई थी, यानी कि 2017 के मुकाबले इस बार 2.3% मतदान कम हुआ है।